दोस्तों अपने मंजिल की तलाश में सब लोग बहुत ही अथक प्रयास करते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आपको सफलता चाहिए ना तो सिर्फ चाहिए ही नहीं, चाहिए ही चाहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है, वरना सफलता आपको नहीं मिल सकती। इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। दोस्तों आप सभी का मैथ के इस कॉन्सेप्चुअल क्लास में धमाकेदार रूप से बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा क्लास होने वाला है जहां आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को बताया जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस पूरे क्लास को करके देखें, और अगर संभव हो तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके आप क्वेश्चन को बनाते चलें। और अगर दोस्तों पॉसिबल है तो आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट्स आप बनाते चलें, उसके बाद आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि अगर आप इतने लेवल की क्वेश्चनों को सोल्यूशन कर पाएंगे तो आप यकीन मानिए आप बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के एग्जामों में मैथ को पूरा धुआं धुआं कर दीजिएगा वहाँ पे। मतलब मेरे कहने का मतलब है आपका भी 20 में 20 नंबर आने वाला है उसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 4 टेबल क्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 बजे, सुबह 10 बजे एक साथ बजते हैं तो पुनः वे अगली बार कितना बजे एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो 4 टेबल क्लॉक है। इसमें कितने टेबल क्लॉक हैं? 4। और एक टेबल क्लॉक बजती है 10 मिनट के अंतराल पर, दूसरी 15 मिनट के अंतराल पर, तीसरी 20 मिनट के अंतराल पर और चौथी 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। चारों टेबल क्लॉक एक साथ 10 बजे बजते हैं। ठीक है, हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 15, 20 और 25 का जो एलसीएम होगा बस उतना ही मिनट के बाद, या तो अगर हम उसे घंटा में चेंज कर देंगे तो उतना ही घंटा के बाद एक बार चारों एक साथ दोबारा से बजेंगे। ठीक है, तो 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100, 150। लेकिन 150 तो 20 से कटने वाली नहीं है। अगर ये 150 20 से नहीं कटेगी तो दोस्तों 300 से जो ये 300 है वो 20 से पूरे कट जाएगी। तो इन सारे संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 300 मिनट, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 300 मिनट के बाद ये चारों जो टेबल क्लॉक है पुनः एक साथ बजेगी। तो हम इस 300 मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 300 घंटे में कितना मिनट होगा? तो 300/60 = 5 घंटे होगा। और सुबह बजे हैं 10 बजे एक साथ, तो 10 बजे प्लस 5 घंटा = 15 बजे। 15 बजे मतलब 3 बजे। तो 3 बजे का वह समय होगा जिस समय ये चारों टेबल क्लॉक एक साथ पुनः बजेगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक से एक दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आप पूरे सेशन में बने रहें। ये क्लास मैं आपको पहले बताया था कि दूसरों के कंपैरिजन में मेरा बेहतरीन क्लास होता है। चैनल छोटा है अभी, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा भाई। देखिए बोल रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनकी व्ययों का मतलब, व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। खर्चा का जो अनुपात कितना दिया हुआ? 9:7। यदि उसके बचत 1700 और 1100 रुपया है तो इसकी मतलब इन दोनों की ए व बी की आय क्या होगा? दोस्तों अगर हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन के माध्यम से यूं ही तुरंत उड़ा लेंगे। देखिए इसमें बोल रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात के मतलब ए और बी का आय कितना होगा, और इसमें ए और बी के आय का रेशियो दे दिया वो कितना? 7:5। मतलब जो भी ए का आय होगा वो 7 का एक मल्टीपल फैक्टर होगा, और जो बी का आय होगा एक दोस्तों 5 का मल्टीपल फैक्टर होगा। अगर हम देखते हैं सबसे पहले ए में, मतलब जो 7 का मल्टीपल फैक्टर कौन है, तो आप ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, डी देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कितना? 5000, बी में है 4500 फर्स्ट वाले में। ठीक है, सी में है 5500 और दोस्तों डी में है 3500। तो इन चारों में से ओनली 3500 एक ऐसा नंबर है जो 7 का एक मल्टीपल फैक्टर है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ए ना है, ना बी है, ना सी है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया ऑप्शन से। ठीक है, आप मुझे कहेंगे कि अगर ये 2 ऑप्शन 7 का मल्टीपल होता तो फिर आप क्या करते? उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। तो ए और बी है। ठीक है, इनकी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 7:5 दिया हुआ है। और इन लोगों का व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ? तो 9:7। इतना ही दिया हुआ ना, 9:7 दिया हुआ है। और इनकी मतलब जो दिया हुआ है सेविंग का कितना दिया हुआ है? 1700 और 1100 रुपया। हम क्या करेंगे? इन सारे नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 7 7 कितना होता है? 49 और 9 5 कितना होता है? 45। यहाँ पे कितना होगा? 17 7 119 और उसके बाद 2 0 और
और यहाँ पे क्या होगा 11,99 और 2 जीरो। और हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और इन दोनों का भी दोस्तों डिफरेंस ले लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 11,900 में 9,900 तो 2,000 का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 4 का वैल्यू 2,000 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू 500 के बराबर होगा। ए का पूछ रहा है तो ए का दोस्तों है 7, तो 7 गुने 500 इक्वल टू 3500। और बी का पूछ रहा है तो बी का दोस्तों कितना है, इसके आय का रेशियो 5, तो 5 इंटू 500 इक्वल टू 2500। तो इस प्रकार से ए और बी की दोनों की आय कितना कितना आ गया 3500 और 2500। तो मैं आपको दोनों तरीके में बताने का प्रयास किया, एक इसका कॉन्सेप्ट भी और इसका एक ऑप्शन मेथड से भी कैसे हम लोग बनाते हैं, उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या तो ऑप्शन भिड़ाऊ मेथड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों फिक्स पैटर्न की क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है, और बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं ना जो उन लोग बना ही नहीं पाते, बोल रहे भाई इतना ज़्यादा जो डेंजर क्वेश्चन हम लोग बनाए कैसे। बोल रहे कि यदि एक वर्ग के सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए। आप सभी को पता होगा कि वर्ग के सारे भुजाओं की जो लंबाई होती है मेरे भाई ए बराबर होती है, वर्ग की सारे भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब ए भुजा ए भुजा ए भुजा और ए भुजा बराबर होती है। इसकी जो वर्ग की एरिया होती है एक मेरे भाई क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है ना। बोल रहा है कि अगर इसकी प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, हम इसका दोस्तों निकालेंगे क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे, तो 50/100 हो जाएगा। 50/100 के मतलब हो गया 1/2। इसका मतलब हुआ कि अगर पहले, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले और अब में लिख देता हूँ या तो वर्तमान, अगर पहले वर्ग की भुजा अगर 2 सेंटीमीटर थी, 2 किलोमीटर थी, 2 यूनिट थी, जो भी होगा, ठीक है, तो अब उसमें एक और बढ़कर कितना हो जाएगा 3। तब इसमें दोस्तों 50% बढ़ा है। हमें बोल रहा है कि एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का 9, कितना बढ़ा 5। हम 5 को किस में हम बढ़ाएंगे, कंपेरिजन हम किस में करेंगे, तो पहले की तुलना में, तो 5/4 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो 4 25 है 100, 25 25 125, तो 125% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी ये तो वर्ग पे डिपेंडेंट पूछा है, कभी आपको घनाभ पे पूछ सकता है, कभी आपको घन पे डिपेंडेंट पूछ सकता है, कभी आपको सर्कल से रिलेटेड कुछ डिपेंडेंट चीज़ें पे आप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं आपको धीमे धीमे हर चीज़ में आपको बताने वाला हूँ इस पूरे सेशन में। ठीक है, मतलब इस सेशन में नहीं, इस पूरे मैथ की सीरीज में मैं जब भी लाऊंगा। बाकी आप लोगों का कैसा कमेंट रहता है आप ज़रूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुकिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर, देखिए एक वस्तु को बेचकर जैसे ये दोस्तों एक है सीपी और एक है एसपी। वस्तु को बेचकर मतलब सेलिंग प्राइस है ना, तो एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ प्राप्त किया। इसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर, 1/4 का मतलब कितना होता है 125% होता है। ठीक है, 100 गुने 1/4 बराबर 25% का लाभ कमाया। 25% का लाभ कब होगा, जब उसका सीपी 100 रुपया होगा और अगर इसका एसपी 125 रुपया होगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, 1/4 का लाभ हो गया। बोल रहा है कि अगर उसे 375 रुपये में बेचा गया तो उस वस्तु को खरीदा गया था कितना में, मतलब यहाँ पे 125 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 375। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है 100 का वैल्यू क्या होगा, ये कितना गुना है 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा बराबर 300। तो 300 रुपया हो जाएगा इस वस्तु का क्रय मूल्य, जो करेक्ट आंसर होने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही बेहतरीन, धमाकेदार, शानदार, जो भी आप बोल लें ये वैसा क्वेश्चन होने वाली है। बोल रहा है कि 8% साधारण ब्याज की दर पर, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। हालांकि मैं अभी आगे लाया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन लाया हूँ। बोल रहा है 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपया हो जाती है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम कितना दिया हुआ, तो 6.2 कितना दिया हुआ 6.3/4
6.3/4 ईयर्स दिया हुआ, ठीक है। और टोटल कितना हो जाता है, तो 924 रुपये हो जाता है। हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, इस रेट में टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर आपने इन्वेस्ट करा है 100 रुपया, ठीक है, 5% की दर से 2 सालों के लिए, तो आपको बनेगा जो इंटरेस्ट, तो 5 × 2 = 10% बनेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को समय के संख्यात्मक मान से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको आपने गुना कर दिया, है ना। तो टोटल रेट यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल इफेक्टिव रेट इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 6 × 24 3 27/4, 4 दूनी 8, मतलब 27 दूनी 54%। तो सिर्फ 54% उसे ब्याज मिला और 100% उसका मूलधन रहा। तो वो राशि 6.3/4 सालों के बाद 924 रुपये हो जाती है। मतलब उसमें उसका मूलधन भी शामिल है और उसमें उसका ब्याज भी शामिल है, ठीक है। तो मूलधन कितना हुआ, 100% और ब्याज 54%, मतलब इनडायरेक्टली 154% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 924। तो बोल रहा है उसमें कितना राशि का निवेश किया गया था, मतलब 100% के वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इंटू 100 करेंगे और ये चल जाएगा बट्टे में। हम इसे काटते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसे 2 ही से काट लेते हैं मेरे भाई। तो 2 × 14 और 2 × 14, और ये कितना बार में कटेगा, 2 × 6 = 8, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4। ये 77 हमें देखने के बाद ऐसा पता प्रतीत हो गया कि ये 7 से कटने वाला, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन इंटीजर वाले फॉर्म में, दशमलव में तो नहीं है। तो 11 × 7 = 77 और 11 × 4 = 44, 11 दूनी 22, 7 × 6 = 42 हो जाएगा यहाँ पे। 6 × 100 = 600। तो आपको कहीं ना कहीं काटने आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में रहता कि इसका निकटतम मान क्या होगा, और अगर पूरे के पूरे ऑप्शन अगर इंटीजर में देता, इंटीजर का मतलब हुआ पूरी संख्या में देता, मतलब दशमलव में ना देता, तो यहाँ पूरी नहीं कटता। लेकिन क्वेश्चन में ना कहीं निकटतम मान दिया हुआ है, ना कहीं अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दशमलव वाली दिख रही है, मतलब ये जो भी कैलकुलेशन होगा ये पूरे के पूरे कटेगा ही कटेगा। ये 100% फिक्स है, ठीक है। तो आपको मतलब आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में इस चीज़ को आना चाहिए। और जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आप पूरे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आप इसे एग्जैक्टली काट ही नहीं सकते हो। मैं यहाँ पे 110% कॉन्फिडेंट था कि ये पूरा ना पूरा कटेगा ही कटेगा, चाहे वो जिस नंबर से कटे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपया और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना। मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, टाइम कितना है 2 वर्ष, और 2 वर्ष का, और CI कितना है 309 रुपया है, और SI कितना है मेरे भाई, तो 300 रुपया है। दोस्तों 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल का साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे अगर आपने 1000 रुपये का निवेश किया है 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, तो 1 साल में आपको 10% का ही ब्याज मिलेगा। और अगर आपने उसी अमाउंट को, मतलब 1000 रुपये को ही 10% के हिसाब से साधारण ब्याज पर अगर आपने निवेशित किया, फिर भी आपको 10% मिलेगा वहाँ भी। मतलब 1 साल का CI और SI का अंतर 0 रुपया होता है। मतलब 1 साल का CI और SI का जो मान होता है मेरे भाई, ये बराबर होता है, ठीक है। तो अगर 2 साल का यहाँ पे, अगर आप जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ 2 साल का CI 309 रुपया होगा, और यहाँ पे दिया हुआ 2 साल का SI 300 रुपया होगा, मतलब पहला साल में इसके कितना रुपये मिला होगा, 150 रुपया। मैंने आपको बताया कि पहला साल का SI और पहले साल का CI बराबर होता है, मतलब यहाँ भी पहले साल का CI कितना मिला होगा, 150 रुपया पहला साल। दूसरा साल कितना मिला होगा, अगर दूसरा साल 300, इस 150 में और कितना जोड़े, जो 300 रुपया हो जाए। सिंपल सी बात है भाई कि 150 रुपया यहाँ भी मिला होगा, लेकिन यहाँ तो 309 रुपया हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे कितना मिला होगा, 159 रुपया मिला होगा। कितना रुपया ज़्यादा मिला, 9 रुपया ज़्यादा मिला। कितना में, 150 रुपये में। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%। अब इसे 50 से काट दीजिए, 50 दिया 150, 50 दूनी 100,
3 तिया 9 और 3 दूनी 6%। तो 6% इफेक्टिव रेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप सोचना सीखिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है। हालांकि अगर आप क्वेश्चन को फेस करोगे इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद तो फिर आप इसे तुरंत बना ले जाओगे। मैं इसे आप लोगों को समझा रहा हूँ मेरे भाई, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा देर का समय लग रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जाता है, ठीक है, 20% की वार्षिक दर से, 20% की वार्षिक दर से, मतलब रेट कितना है, 20% है, ईयरली है, ठीक है। और राशि कितना, मतलब प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपया है। बोल रहे कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, मतलब जहां ब्याज को पहले 1 साल के फॉर्म पे कैलकुलेट किया जाता था, अगर उसी ब्याज को 6 महीने के बेस पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो बोल रहा कि 18 महीने के बाद कितना ब्याज मिलेगा, है ना। तो अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो, अगर जो रेट है मेरे भाई, अगर ये क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 18 मास। हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली का मतलब होता है 1 साल में 2 बार एक इस कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1 साल बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, अब टोटल इफेक्टिव रेट बनाने के लिए हम इस परसेंट में 2 से भाग दे देंगे और इस टाइम में 2 से गुना कर देंगे, है ना। तो अब अगर मैं पूछूं कि अब फाइनल रेट कितना है, फाइनल रेट तो 20/2 = 10% है। और फाइनल अब टाइम कितना है, फाइनल टाइम बराबर 18 × 2 = 36 महीना। इस 36 महीनों को आप लिख सकते हैं 3 ईयर। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 6, मतलब कि अगर ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है 20% की वार्षिक दर से, तो 18 महीने का जो ब्याज होगा वो दोस्तों 10% के हिसाब से 3 साल के ब्याज के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही था। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 18 मास के बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। तो अगर ये मैं पे 6 को ठीक से लिख दे रहा हूँ, 10% के हिसाब से 3 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 33.1% होता है। मैं आपको किसी दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिटेल से मैं बताने वाला हूं कि अगर 2% रहे तो 3 साल का कितना होगा, 6.1208% हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% रहे तो 3 साल का 9.27% हो जाएगा, ठीक है। अगर 4% रहे तो 3 साल का हो जाएगा 12.4864% हो जाएगा, है ना। मैं आपको सिखाऊंगा अगर 5% रहे तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा मेरे भाई 15.7625% हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। तो बोल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों 2000 अगर 100% है तो पूछ रहा है तो इसमें कि टोटल धनराशि कितना हो जाएगा, तो 33.1% का ब्याज मिलेगा प्लस 100 रुपया मूलधन रहेगा इसमें 100%, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो बट्टे में 10 बटेगा, इस 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 1331 दूना कितना हो जाएगा 2662, और 2662 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको नहीं समझ में आया? क्या अन्य चैनल जो लोग हैं जो BSF, CISF, CRPF, SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन के नाम से जो बैचेज को ला रहे हैं, क्या वो लोग ऐसी सारी क्वेश्चन को बनाने की हिम्मत कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? हम ये नहीं कर रहे हैं कि टीचर की एबिलिटी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि उन लोग अपने व्यूज़ के कारण उन लोग इतना इंपॉर्टेंट और इतना ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन को लाते ही नहीं हैं कि ताकि आप भाग जाओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। अगर 50 लोग ही पढ़ रहे हैं ना, तो उस 50 लोग में भी 50 का सिलेक्शन नहीं होगा, मात्र 2 से 3 लोगों का सिलेक्शन होगा जो लोग इसकी पूरा प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से मैं आपको बताना सिखाऊंगा। एक मैं सिखाऊंगा आपको ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड के मेथड से, और एक मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट की। जहां आपको ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड खत्म हो जाती है वहां आप कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले बताया ना कि ये दोस्तों पूरे के पूरे क्लास कॉन्सेप्चुअल डाटा पे बेस्ड होने वाली है। बोल रहे कि पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से साइकिल चलाता है, ठीक है, साइकिल चलाता है पल्लव
कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से साइकिल चलाता है। और पैदल उस पल्लव का स्पीड कितना है, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अगर इसी पल्लव ने 45 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटों में अगर तय किया है, तो कुल दूरी कितना है? कुल दूरी मेरे भाई 45 किलोमीटर है। इस 45 किलोमीटर की दूरी को तय किया कितना देरों में, तो तय किया मेरे भाई कुल मिलाकर 8 घंटों में। तो बोल रहा है तो उन्होंने साइकिल से कुल कितने घंटों तक चला। अगर मैं ऑप्शन पे एक नज़र मारता हूं तो देखिए पहला ऑप्शन कितना है मेरे भाई, 5 है। अगर साइकिल से पल्लव भाई जी 5 घंटे तक चलता तो 12 किलोमीटर के हिसाब से 5 घंटे में वो लोग जाता कितना, 60 किलोमीटर। जबकि दोस्तों जाना ही कितना, 45 किलोमीटर जाना है ना। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए यूं ही चला गया, खत्म हो गया। अगर मैं आता हूं ऑप्शन नंबर सी पे, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 4 घंटे। अगर पल्लव 4 घंटे का चलता है साइकिल से, 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है पल्लव जी, तो 4 घंटे में चलता कितना, 12 चौक 48 किलोमीटर चलता। मेरा बी भी खत्म हो गया क्योंकि चलना है मात्र 45 किलोमीटर ही। अगर मैं आता हूं ऑप्शन नंबर बी और डी में 2 घंटे और 3 घंटे, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आपको लेना है यहाँ पे न्यूनतम मान। न्यूनतम मान आपको इसलिए लेना है क्योंकि 12 किलोमीटर के हिसाब से आप जितनी कम घंटे चलोगे आप उतने ही ज़्यादा घंटा चलोगे, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तभी ना 8 घंटा जाकर आएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देर चलना, अगर आप सब शुरू करोगे साइकिल से ही, तो आप जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तो फिर आपको 8 घंटे का समय लगेगा ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं, 2 घंटे। माना कि पल्लव जी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उन्होंने 2 घंटा तक चला है, तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर तक चलेगा, तो 24 किलोमीटर तक चलेगा। इस 45 किलोमीटर में 24 किलोमीटर तो अब चल चुका 2 घंटे में, ठीक है। अब बच कितना गया, तो 45 में से 24 अगर चला गया मेरे भाई, तो 5 में से 4 तो 1 और 4 में से 2 तो 1, बच गया कितना, 21 किलोमीटर। अगर आप ये 21 किलोमीटर चलेगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ना, पहले तो कितने घंटे लगेगा, ये पॉइंट से हटेगा तो यहाँ बैठेगा 10, 7 5 35, 7 21, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 6 घंटा यहाँ और 2 घंटा यहाँ। क्या 8 घंटा नहीं आया? बिल्कुल 8 घंटा आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो पल्लव है वो साइकिल से 2 घंटा तक चला। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ठीक है। कि अगर ऑप्शन नहीं भिला पाते हैं, अगर आपको लगता है मेरे भाई कि ऑप्शन नहीं हो, अगर ऑप्शन से नहीं होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, हम मानेंगे ऐसा, हम इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन वाली मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। अब एलिगेशन मेथड क्या होती है आप अभी जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि अगर ये पल्लव है सिर्फ 12 किलोमीटर पूरे के पूरे 8 घंटे चले हैं, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से टोटल 8 घंटे चले हैं साइकिल से, ठीक है। तो 12 8 96 किलोमीटर चलेगा ये। अगर ये पैदल जो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से टोटल 8 घंटा तक सिर्फ पैदल ही चलेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 और 8 5 40, 24 और 4 28 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। और चला कितना है, 45 किलोमीटर। बस अब हम इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो 28 और 45 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 में से 8 तो 7 और 3 में से 2 तो 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 51 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब हम इसे काट देते हैं, 17 कम 17, 17 3 51, टोटल कितना आ गया, 4 घंटा, मतलब 4 यूनिट का लगा समय लगा है इन लोग को। टोटल समय कितना का लगा, 8 घंटा का। इस 8 में 4 से भाग दे देंगे, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 2 घंटा आ जाएगा। तो हम इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मतलब उन्होंने साइकिल से 2 घंटा तक चला। अगर हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6, मतलब उन्होंने पैदल 6 घंटा तक चला। तो 2 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाने वाली है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो जैसे तैसे करके आपको समझा के दूसरों को जैसा चला जाता यहाँ से, और आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता, और आप शायद समझ भी ना पाते। कुछ देर तक, कुछ हद तक आपको समझ में आता, एग्ज़ाम में पेन ही नहीं चलता। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पेन चलाना है तो आप मेरे इस क्लास से जुड़ जाएँ मेरे भाई, और एक बेहतरीन क्लास है। जितने भी लोग इस क्लास से परिचित नहीं हैं
तो आप उन लोगों को परिचित करवा दें कि राहुल विथ कंटेंट नामक एक चैनल है जहां मैथ के बेहतरीन क्वेश्चनों को लाया जा रहा है, जहां आपको ऑप्शन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा है, मतलब ऑप्शनल मेथड के साथ साथ जैसे आपको ऑप्शन से भी खेलना सिखाया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आपको क्वेश्चन को सिखाया जा रहा है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया जा रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी ना तो आप समय रहते हुए क्वेश्चन को बनाइएगा। भले ही आपको सब क्वेश्चन आता हो, लेकिन अगर टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है ना तो फिर आपको क्वेश्चन सारा नहीं आ रही है, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन आने से नहीं होगा, हम लोग को एग्जाम अप्रोच मेथड को भी अपनाना होगा कि एग्जाम में कोई किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने की मेथड क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और ना बिना किसी समय को गवाए हुए हम लोग इस एपिसोड को, इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। और एक अपना दोस्तों प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।